हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 9. द नेम ऑफ चैप्टर इज ट्रायंगल. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके 99% चांस होते हैं पेपर में आने के. 1% इसलिए मैंने कम बोला है, 100% में बोल सकते थे. 1% इसलिए कम बोला है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं. तो इस वजह से ये 4 पार्ट्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ है इसके अंदर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है. अब आप कहोगे मैडम इतनी तारीफ कर रहे हो इस क्वेश्चन के बारे में, इतना डरा रहे हो, आपको तो करा भी दो. तो स्टार्ट करते हैं. इन राइट ट्रायंगल ABC आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इस क्वेश्चन की हर एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, और अगर उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो नोट पे करना है. पहला क्या, इन राइट ट्रायंगल ABC, यानी ABC एक राइट ट्रायंगल है. अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें राइट एंगल कहाँ पे है ये देखेंगे. राइट एंगल एट C, यानी C पर राइट एंगल है. तो जो मेरे पास दिया हुआ मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, गिवन में क्या लिखूंगी, सबसे पहले क्या आएंगे, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री है. ठीक है. सेकेंडली क्या है, M इज द, एक तो चीज तो मुझे निकल गई राइट एंगल एट C, मैंने इसको सर्कल कर दिया. सेकेंड चीज क्या निकली है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. AB का M जो है मिड पॉइंट है, ये रही AB लाइन. M अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो यानी ये साइड और ये दोनों इक्वल होंगे. तो सेकेंड थिंग मेरे पास क्या दी हुई है, मैं सारी चीज लिखूंगी. M इज द मिड पॉइंट है तो AM इक्वल टू क्या होगा, MB होगा. मैं लिखूंगी M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि M जो है इसका मिड पॉइंट है, सो दैट्स वाई AM इक्वल टू MB. ठीक है. अब हम ये M मिड पॉइंट था, मैंने इसको नोट कर लिया. नेक्स्ट क्या है, C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D. C को ज्वाइन किया और आगे मिला दिया, इसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मजा है. आगे क्या है, D सच दैट DM इक्वल टू CM. तीसरी चीज आ गई मेरे पास, DM इक्वल टू CM. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. DM देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा. DM इक्वल टू CM, यानी दिस वन और दिस वन ये है आपके पास इक्वल. अभी हम सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ हम वही लिख रहे हैं. ठीक है. पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B. सब आपको शो क्या करना है, ये आपको 4 चीज निकालनी है. फर्स्ट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के. AMC यानी ये वाला पार्ट और BMD यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट वगैरह इक्वल प्रूव करेंगे. तो देख लेते हैं. प्रूफ को मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है. मैं डायरेक्ट प्रूफ पे जा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा है. तो स्टार्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं. सबसे पहले 2 ट्रायंगल जिसमें मुझे बोला है, ट्रायंगल का नाम लिखते हैं. ट्रायंगल AMC इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD. इन दोनों में क्या क्या चीजें सेम है. ठीक है, देख लेते हैं. AMC में AM इक्वल टू BM है, हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं. AM इक्वल टू BM, यहाँ BM नहीं पता मुझे, मैंने MD लिख लिया. AM इक्वल टू BM, ये था मेरे पास, गिवन हो गया. सेकंड क्या था, DM इक्वल टू MC, ये भी क्वेश्चन में गिवन था. गिवन मैंने इसलिए लिखा, मैं चाहूँ तो ये लिख सकती थी, लेकिन मैं ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ, गिवन में मेंशन कर चुकी हूँ. तो आप डायरेक्ट गिवन में लिख लो, क्योंकि गिवन में मैंने पूरा डिटेल लिख दिया है कि क्यों इक्वल है. अब ये 2 चीजें तो होगी मेरे पास, दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन. थर्ड चीज मुझे ढूंढनी है. थर्ड चीज क्या होगी, इन दोनों की ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए. तो हम क्या देखेंगे कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल बन जाता है जो क्रॉस बनाता है. और जब क्रॉस बन जाता है तो मैं इसका नंबर डाल देती हूँ 1 और 2. तो जब क्रॉस बन जाता है तो कौन से एंगल होते हैं, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD. क्लियर. फर्स्ट पार्ट जो था हमारा AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट करना, वो हमने कर दिया. अब इसमें आप एक चीज और ध्यान रख के चलेंगे कि जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि 4 पार्ट्स आपको सोल्व करने हैं,
तो ऑब्वियस है जब आप एक पार्ट को सॉल्व करेंगे उससे सीपीसीटी से कुछ ऐसी चीज निकालेंगे जो नेक्स्ट पार्ट के लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट के लिए ना हो तो उससे नेक्स्ट के लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन वो आगे क्योंकि सीढ़ी बनाते जाना, लिंक बनाते जाना, ताकि वो अगला पार्ट हमसे सॉल्व हो जाए। तो जब हमारे पास ये दोनों पार्ट इक्वल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम इसे सीपीसीटी से क्वेश्चन निकाल देते हैं। और वो हम क्या निकालते हैं, बाय सीपीसीटी से क्या निकालेंगे, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, तो मेरे पास एक तो ये AC और BD बचेगा सेम, तो लिखूंगी मैं AC इक्वल टू BD। एंड एक चीज और निकालूंगी मैं, इक्वल निकालूंगी, और वो क्या होगी, इसमें थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ। AC इक्वल टू BD निकालूंगी, प्लस एक चीज और निकालूंगी जो ये होगा, ये और ये वाला एंगल, तो इसको मैं नाम देती हूँ एंगल 3 एंड एंगल 4। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ये मैंने ऐसे दो चीज क्यों निकाली है, ये जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों निकाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक पार्ट हो गया आपका सॉल्व, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है एंगल DBC इज द राइट एंगल। DBC एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, बी एंगल है, ये राइट एंगल आपको प्रूव करना है, ये पूरा एंगल, यानी इसको राइट एंगल बताना है, आपको प्रूव करना है इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करें, इसको प्रूव करने के लिए तो हम देखते हैं जो हमने सीपीसीटी से निकाला है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वो आगे हेल्पफुल होगा, तो देखते हैं क्या हेल्प करता है हमारे पास। अब मैंने बोला कि एंगल 3 और 4 दोनों सेम है बाय सीपीसीटी से, ठीक है। बट अगर हम इसको ले रहे हैं एंगल 3 और 4 दोनों सेम है, तो इन दोनों एंगल्स का आपस में कुछ रिलेशन भी बन रहा है। देखो एंगल 3 और एंगल 4, इसको मैं अभी हटा देती हूँ क्योंकि अभी हम इसी पे ही एडजस्ट कर रहे हैं 3 और 4 पे। एंगल 3 और 4 अगर सेम होंगे तो ये देखो Z बन रहा है, देखा आपने, Z बन गया। तो जब Z बन जाता है तो कौन से एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू 4, बट दीज आर कौन से एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं देन तो क्या होगा, और ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तभी ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो देन DB और AC दोनों क्या होंगी, पैरेलल में, देन DB पैरेलल AC, दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइन होंगी तभी ही ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। ऑल्टरनेट एंगल भी तभी बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी तभी बनते हैं, और जो एंगल्स हैं वो भी तभी बनेंगे तो जब आपके पास दो लाइन पैरेलल होंगे। तो जब इसमें से दोनों लाइन पैरेलल है, अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इफ DB पैरेलल AC, अगर DB और AC दो पैरेलल लाइंस हैं और हम मान लेते हैं कि BC ने उसको कट किया। अब आप फिगर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के देख लो, ये देखो DB और AC, अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, ये लो आगे बढ़ाती हूँ, तो ये देखो ये B से ट्रांसफर से कट कर रहा है। इफ DB पैरेलल AC एंड BC कट्स इट, अगर BC ट्रांसफर को कट करता है तो एंगल B और एंगल C, ये दोनों एंगल में भी आपस में कुछ रिलेशन बनता है, और दीज आर को इंटीरियर एंगल। तो एंगल B इक्वल टू क्या होगा, C, सॉरी को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, अभी आपको फिर टेढ़ी है मैं बता देती हूँ। को इंटीरियर जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है और इसको ट्रांसफॉर्मेशन ने कट किया, तो ये वाले दो एंगल्स बेटा, ये वाले ये दो एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल होते हैं। ये वाला ये और ये दोनों ऑल्टरनेट बनेंगे क्योंकि ये Z बन जाता है, और बट अगर दोनों सेम साइड पे होंगे, ये वाले ये और ये, तो हम इसको दूसरा नाम भी इसका सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आप वो भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पे हैं, आप सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो, आप इसको को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, क्योंकि इंटीरियर एंगल होता है ये वाला, ये और ये इंटीरियर एंगल दोनों, जिसको आप लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये और ये जो बनेगा वो बनते हैं आपके को इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो ये देखो दोनों को इंटीरियर, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है हमारा, तो ये दोनों एंगल्स होंगे वो को इंटीरियर एंगल होंगे। तो B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, बट angle C is 90 degree. I have given already in the question. तो angle B plus 90 degree equal to 180 degree. तो angle B कितना होगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, तो angle B हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरा जो सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव किया
और सेकेंड पार्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट। तो ये देखो, तो सो जो क्वेश्चन में बोला था एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, सो एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। तो मेरा सेकेंड पार्ट भी इसका जो हो गया वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको थर्ड पार्ट में करना है ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो देख लेते हैं डीबीसी कहाँ है हमारे पास, ये रहा डीबीसी, यानी ये पूरा ट्रायंगल। इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ, मेरे पास इसकी जरूरत नहीं है। ये हो चुका है मेरा जो भी कनेक्शन था इसका, बहुत ही खिचड़ी पक चुकी है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है एसीबी, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है एसीबी, एसीबी, सॉरी नाम गलत दिया मैं। तो ये आपको प्रूव करना है एसीबी और डीसीबी दोनों ही इक्वल ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी में क्या सिमिलरिटी है। तो एक चीज तो हमने अभी निकाली कि एंगल जो सी था वो ऑलरेडी 90 का था और बी हमने अभी सेकंड पार्ट में प्रूव किया। तो जो चीज अभी निकाली हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, तो ताकि मुझे याद भी रहे। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, डी बी सी मैंने पहले ये लिखा है, तो मुझे यहाँ पे बी लिखना है, नेम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। डी बी सी पहले ट्रायंगल का नेम है, तो डी बी सी में एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमने अभी प्रूव किया, प्रूव्ड इन पार्ट 2, इन सेकेंड पार्ट में अभी हमने प्रूव किया। क्लियर। दूसरी चीज और क्या चीजें सेम इसमें, एक हमने AC इक्वल टू BD, ये हमने आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था बाय CPCT से, जो कि मेरे यहाँ हेल्प करेगा। ठीक है, तो DB इक्वल टू AC ये मैंने प्रूव किस में किया था, पार्ट 1 की CPCT में। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या बची मेरे पास, BC BC जो है वो दोनों में कॉमन है, BC इक्वल टू BC, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉमन हो गया। तो तीन चीज इक्वल होगी मेरे पास, तो क्या आ गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ये पार्ट इजी था क्योंकि ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके थे, ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव कर दिया। तो ये तीसरी चीज जो कॉमन थी, तो क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि आप यहाँ पे जो CPCT से निकालेंगे वो आगे आपके हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट वाला यहाँ हेल्पफुल हुआ, सेकंड पार्ट वाला यहाँ हेल्पफुल हुआ, और थर्ड पार्ट में तो सिर्फ हमें थर्ड में एक बताना था, BC इक्वल टू BC हो गया। अब हम सेम थिंग दोबारा से, और फिर हम यहाँ पे कुछ निकालेंगे CPCT से जो फोर्थ पार्ट के लिए होगा। तो अब इसमें क्या बचता है मेरे पास जो सेम, वो हम निकालेंगे DC इक्वल टू AB, AB इक्वल टू CD निकालेंगे, AB इक्वल टू CD ये निकालेंगे बाय CPCT से। अब मेरे यहाँ पे थर्ड पार्ट भी हो चुका है प्रूफ। अब हम चलेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आपको क्या बताना है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। आप क्योंकि हम बता चुके हैं AB और CD दोनों सेम है, तो अगर मैं दोनों का हाफ कर दूं, मैं दोनों को हाफ कर देती हूँ, ये दोनों को मैंने हाफ कर दिया, दोनों सेम है, तो मैं दोनों का हाफ हाफ ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती, एक का थोड़ी ले रही, दोनों का ले रही हूँ मैं। तो दोनों का अगर मैं हाफ कर देती हूँ तो क्या बनता है, CD का हाफ क्या होगा, देखो CD का हाफ क्या होगा, CM भी बोल सकते हो आप, DM भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। CD का हाफ CM भी है और DM भी है, तो हम CD का हाफ ले लेते हैं CM, और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं। देखा आपने, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमारे पास प्रूफ हो गया था। तो सिर्फ आपको क्या करना था कि AB इक्वल टू CD जो हमने थर्ड पार्ट की CPCT से डिराइव किया है, उसको हाफ लेना है, हाफ में से एक को का हाफ को कन्वर्ट कर देना है, जो भी बन रहा है वो, सेकंड को कुछ नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, तो वो आपका प्रूव होगा। तो इन दिस वे वी प्रूव ऑल द पार्ट, हेंस प्रूव। आपने देखा इसी तरह से हमने चारों पार्ट्स इसके प्रूव किए। क्वेश्चन इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि चार पार्ट्स का कॉम्बिनेशन था और हर एक पार्ट दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंड थे, सबके सब इंटरलिंक थे। तो दैट्स वाई एक सीरीज बन गई थी, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको चलने के बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस,
और आप इसको सिर्फ करें, खुद करके देखें, इसको अच्छी तरह से बार बार करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे।